हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस तैयारी। तो जैसा कि हम पहले सीरीज में बात कर चुके थे कुछ इंटरनेशनल लॉ के बारे में, उसकी कमियां के बारे में, उसके सब्जेक्ट्स के बारे में, और इंटरनेशनल लॉ जो है वो लॉ है कि नहीं, या फिर जो इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ उसके बीच में डिफरेंस क्या है उसके बारे में हम बात कर चुके थे। तो आज हम बात करते हैं कि सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या क्या है, जो इंटरनेशनल लॉ है उसके सोर्सेज क्या है, इसके बारे में बात करते हैं आगे। तो ये जान लेते हैं पहले कि सोर्सेज दो टाइप के हैं, एक तो फॉर्मल और दूसरा मटेरियल। तो जो फॉर्मल सोर्सेज है, बेसिकली द मटेरियल सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ मे बी डिफाइंड एज द एक्चुअल मटेरियल फॉर्म which an international lawyer determines the rule applicable to a given situation। यानी कि वो ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस जो कि कोई भी जो लॉयर है वो उनका एक हवाला दे करके या उनके हिसाब से किसी सिचुएशन में उसको अप्लाई करता है। ये हो गया मटेरियल सोर्सेज का। और वही जो फॉर्मल सोर्सेज हैं वो क्या हैं कि दोज लीगल प्रोसीजर्स एंड मेथड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ रूल्स ऑफ अ जनरल एप्लीकेशन विच आर लीगली बाइंडिंग ऑन द एड्रेसी। यानी कि वो सारे के सारे लीगल प्रोसीजर या मेथड्स जो किसी भी, यानी कि जिसके लिए उस रूल और प्रोसीजर को लगाया जा रहा है उसके लिए वो लीगली बाइंडिंग हो। ये हो गया फॉर्मल मटेरियल सोर्सेज के बारे में। अब आगे बात करते हैं कि जो बेसिकली अब इसके अंदर भी पार्ट्स हैं कई सारे, तो उसको देखते हैं कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो आर्टिकल 38 ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंक्लूड्स ऑल अबाउट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। यानी कि सारे के सारे जितने भी सोर्सेज हैं इंटरनेशनल लॉ के, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आर्टिकल 38 में दिए गए हैं। उसके पहले पार्ट में बताया गया कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, इंटरनेशनल कस्टम्स हैं, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट्स, डिसीजंस ऑफ जुडिशियल्स और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल्स और जूरिस्टिक वर्क्स। और वहीं जो फिफ्थ है और लास्ट नहीं कह सकते इसको हम, बट हाँ ये इसमें मेंशन्ड है, वो है डिसीजंस और डिटर्मिनेशंस ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये सारे के सारे जो हैं इंटरनेशनल जो लॉ है उसके सोर्सेज हैं। तो आइए इसको हम वन बाय वन बात करते हैं कैसे। तो बेसिकली कन्वेंशंस। अब कन्वेंशंस का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है एक तरीके से ट्रीटीज चाहे वो किसी भी टाइप की हो, वो एक कन्वेंशन के रूप में फॉलो होती है और आगे चल के वो फिर क्या होता है कि एक इंटरनेशनल लॉ का सोर्स बन जाती हैं। अब ये जो कन्वेंशन की बात करते हैं, अ कन्वेंशन मे बी जनरल बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ पार्टीज और बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर। देखिए, अब कोई भी कन्वेंशन एक जनरल कन्वेंशन हो सकता है और एक कोई पर्टिकुलर कन्वेंशन हो सकता है, और ये कैसे डिसाइड होगा, ये उसकी नंबर ऑफ पार्टीज और उसका कैरेक्टर क्या है उसके ऊपर निर्भर करता है। सेम चीज कि एक पर्टिकुलर कन्वेंशन कैसे हो सकता है, तो लिमिटेड नंबर होते हैं उसमें पार्टीज के और लिमिटेड कैरेक्टर होते हैं उसके सब्जेक्ट के। ठीक है, ये हो गया कन्वेंशन। अब बात करते हैं ट्रीटीज की। तो ट्रीटीज जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक लॉ मेकिंग ट्रीटी होती है और दूसरी होती है ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी कि जो ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो दो या दो से अधिक कंट्रीज के बीच में साइन हो जाते हैं, और जो लॉ मेकिंग ट्रीटीज होती हैं वो सारी कंट्रीज आपस में मिलके कर लेती हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं वियना कन्वेंशन 1969, जेनेवा कन्वेंशन 1958, या फिर यूएन चार्टर जो एक यूनिवर्सल ट्रीटी है, लॉ मेकिंग ट्रीटी है, वो है यूएन चार्टर। तो ये सारे के सारे बेसिकली एग्जांपल्स हैं कन्वेंशन ट्रीटीज को मिला के। और अब बात आती है कि ट्रीटीज क्या होती हैं। तो ट्रीटी वही कि दो या दो से अधिक कंट्रीज के बीच में साइन किया गया एक एग्रीमेंट, जिससे कि वो अपने रिलेशंस को या अपने एक दूसरे के इंडिविजुअल्स को या स्टेट्स को वो बिहेव करते हैं जिसके अकॉर्डिंग, वो हो गई ट्रीटीज और कन्वेंशंस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड जो ऑप्शन है वो क्या है, इंटरनेशनल कस्टम्स। इंटरनेशनल कस्टम्स की कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये बहुत ही स्लोली डेवलप करता है, लंबा टाइम लेता है, लेकिन हाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो कस्टम्स हैं ये कॉन्टीन्यूअस यानी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, कॉन्टीन्यूअस चलने चाहिए, और कुछ टाइम भी जनरल प्रैक्टिस में होनी चाहिए, यानी कि ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज को फॉलो करती रहें, तो एक जो कस्टम है वो जाके लॉ बनता है। अब देखिए, ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ यानी ओल्डेस्ट सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का। आज के टाइम में ये थोड़ा लेस रेलेवेंट है, लेकिन हाँ इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको ये इंटरनेशनल लॉ में हर जगह आपको दिख जाएगा। हाँ, कुछ कस्टम्स ऐसे थे जिनको बाद में चल के हमने इंटरनेशनल लॉ बना लिया। अब बात करते हैं आगे क्या कि ये इंटरनेशनल कस्टम्स कैसे आते हैं। तो यूसेज यानी कि कहीं पे किसी भी कस्टम का जो एक तरीके से यूज इस्तेमाल होता है, यूज होना शुरू होता है, तो वो होते हैं यूसेजेस, यानी कि किसी भी कस्टम की इनिशियल स्टेज। और जैसे जैसे ये फॉलो होते होते काफ़ी टाइम लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है, तो इसको फाइनली एज अ कस्टम अडॉप्ट कर लिया जाता है, और वही कस्टम आगे चल के इंटरनेशनल लॉ का सोर्स बन गए।
सो इफ ओनली, देखिए आप बात करते हैं कुछ और रेगुलेशंस इसके अंदर, अगर कुछ कंट्रीज ही किसी कस्टम को फॉलो करती हैं तो वो इंटरनेशनल लॉ का सोर्स नहीं माना जाएगा। और दूसरी चीज़ कि लीगल एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई जो कस्टम है वो लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है और उसको भी इंटरनेशनल लॉ का सोर्स बना दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो सारी की सारी जो सिविलाइज्ड स्टेट्स हैं जिनको माना जाता है वो सारी इसको एक साथ एग्री करती हैं, इसको फॉलो करती हैं। पैरा 1C ऑफ आर्टिकल 38 ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये प्रॉपरली गिवन है। और इसमें क्या कहा गया है कि पार्टीज शुड बी गिवन फेयर चांस, यानी कि अगर किसी केस की दो पार्टीज हैं, दो पार्टीज होती हैं बेसिकली, तो अगर उन दोनों को फेयर चांस मिलना चाहिए अपना अपना पक्ष रखने का या अपने आप को प्रूव करने का। और दूसरा है कि कोई भी जज, कोई भी पार्टी अपने ही केस में जजमेंट नहीं दे सकती है, उस जजमेंट में नहीं बैठ सकती। अब जैसे बहुत सारे केसेस हैं, जैसे है कि मैब्रो मैतीस पैलेस्टीन कंसेशन केस, आर वर्सेस केन केस, इसमें जस्टिस एंड इक्वालिटी की बात हुई थी। टेम्पल ऑफ प्री विहार 1962, ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट था इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, यहाँ से भी चीज़ों को डिराइव किया गया इंटरनेशनल लॉ में। और फिर बार्सिलोना ट्रैक्शन केस 1964 और वहीं यूएस वर्सेस शूनर केस। ये सारे के सारे जो केसेस हैं, ये 4-5 केसेस ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है, इनको हम आगे 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे, इनकी स्टडी करेंगे, केस स्टडी करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा हाँ आखिर ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ में कैसे इनका योगदान है बहुत बड़ा। आगे देखते हैं, बात करते हैं जुडिशियल डिसीजंस आर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल्स एंड ज्यूरिस्टिक वर्क्स। ये बेसिकली एक तरीके से सब्सिडियरी होते हैं, ये जो इंटरनेशनल लॉ के लिए एक सब्सिडियरी उसमें काम करते हैं और इनको कंट्रीज जो है बेसिकली फॉलो भी करती हैं। अब जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके सारे जो जुडिशियल डिसीजंस हैं वो बेसिकली इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज में नहीं काउंट होते हैं। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के डिसीजंस हैं उनकी बात हो रही है। और ये जो बेसिकली जुडिशियल डिसीजंस और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल्स एंड ज्यूरिस्टिक वर्क्स है, ये एक इनडायरेक्ट सोर्स है। और ऐसा नहीं है कि जो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नियम हैं या जो उसने अपने जजमेंट दिए उनको फोर्सफुली इंटरनेशनल लॉ में यूज कराया जाए। और बात करते हैं म्युनिसिपल कोर्ट्स जो हैं, जितनी भी स्टेट कोर्ट्स होती हैं उनके जो भी डिसीजंस हैं वो सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ हो सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं हो सकता। और इसके एक और बात कहेगी, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो डिसीजंस हैं वो किसी थर्ड पार्टी पे बाइंडिंग नहीं है। मतलब कि जो दो पार्टी जिसकी हैं, पक्ष और विपक्ष जो हैं, उनके ऊपर तो है ये बाइंडिंग, लेकिन उनके अलावा जो थर्ड पार्टी कोई है उसके ऊपर ये बाइंडिंग नहीं होता है। और डिसीजंस ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल्स, इनके भी जो भी डिसीजंस आते हैं, जितने भी ये विवादों को सुलझाने के लिए होती हैं, आर्बिट्रल जितने भी होती हैं, उन सभी के जो डिसीजंस होते हैं वो इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज में काउंट होते हैं। और वहीं ज्यूरिस्टिक वर्क जैसे किसी स्कॉलर ने, जो लॉ स्कॉलर हो, उसके द्वारा किया गया कोई काम हो, उसके द्वारा दिया गया कोई वर्क हो, रिसर्च हो कुछ, उसको अगर वो लगता है कि हाँ वो वर्थ है, वो उसकी इतनी लीगैलिटी है, वो एक्सेप्टेबल है, तो वो भी एज ए इंटरनेशनल लॉ काउंट होता है। इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है पैके हबाना एंड लोला केस 1900। ये दोनों के दोनों जो फिशिंग शिप्स थी और इनमें हुआ कि इन पे हमला कर दिया गया यूएस और कुछ ऐसे है। तो इसमें आया था कि भाई जो ऐसी शिप्स हैं जो कि पीस को और हार्मोनी को डिस्टर्ब नहीं करती हैं, जो सिर्फ अपने ट्रेड के लिए या फूड के लिए फिशिंग कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा। ये इसमें बेसिकली था, इस पैके हबाना एंड लोला केस में, जो कि 1900 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो डिसीजंस आर डिटर्मिनेशंस ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये सारे के सारे वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं सारे के सारे, जिसमें कि आपका आ जाएगा ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, लीग ऑफ नेशंस, UNO, WHO, ILO, WTO एंड सो, ऐसी बहुत सारी जो हैं ऑर्गन्स हैं। इन सब की बात जो है, ये लोग जो भी कहते हैं, इनके जो भी डिसीजंस होते हैं, जो डिटर्मिनेशंस होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है और ये एक बेसिकली सोर्सेज माने जाते हैं इंटरनेशनल लॉ के। आगे आता है फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्स एक्यो एट पोनो। इसका सिंपल सा मीन है कि व्हाट इज जस्ट फेयर, यानी कि जो भी सही है, चाहे वो कुछ भी हो, अगर वो सही है तो वो भी एज ए सोर्स काउंट होगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ अदर सोर्सेज हैं जिनको कि लोग काउंट करते हैं। बेसिकली इंटरनेशनल कॉमिटी हो गया। इंटरनेशनल कॉमिटी यानी कि दो कंट्रीज एक दूसरे को अलाउ करती हैं
एक दूसरे के कन्वीनियंस के लिए अलाउ करती हैं, जैसे कि यूएसए और कनाडा के बीच में हो रखा है कि भाई उनके बॉर्डर पे कोई फोर्सेस नहीं है और बेसिकली जो वो आपस में एक दूसरे के लिए अगर कोई ट्रांजिट हो रहा है तो उसके लिए कोई पासपोर्ट की नीड नहीं है। इवन बेसिकली इंडिया और नेपाल का केस आप ले सकते हैं। तो ये इंटरनेशनल कॉमिटी हो गई, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे हो गया, तो इसको भी इंटरनेशनल लॉ का सोर्स माना जाता है। फिर आता है स्टेट पेपर। स्टेट पेपर मीन्स जैसे जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो जाते हैं किसी कंट्री में वर्क करते हैं, तो उनके द्वारा जो लिखी गई रिटन वर्क्स होता है या फिर उनके द्वारा कोई कही गई रिकमेंडेड बातें होती हैं, उनको भी स्टेट एज अ सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ काउंट किया जाता है। और वही स्टेट गाइडेंस फॉर देयर ऑफिसर्स। और जैसे किसी कंट्री के ऑफिसर किसी दूसरे कंट्री में वर्क कर रहे हैं, जो लीगल एडवाइजर्स हैं उनको, तो जो भी अब जो स्टेट की तरफ से जो गाइडेंस मिलेगा उनको, वो भी एज ए सोर्स काउंट होता है। फिर आता है रीजंस। ये बेसिकली लीगल तो नहीं है लेकिन ट्रीटी एग्रीमेंट जरूर होते हैं वहाँ पे, और कोर्ट्स बेसिकली इसको डील करता है। तो ये सारे के सारे रीजंस हो गए। एंड फिर आता है इक्विटी एंड जस्टिस। अब ये जो इक्विटी एंड जस्टिस है, इसका है भाई इक्वल राइट टू एवरीवन, जस्टिस फॉर एवरीवन ये है। यानी कि अगर कोई भी पर्सन है, कोई भी कंट्री है, कोई भी इंडिविजुअल है, उसको इक्वालिटी मिलनी चाहिए और उसको जस्टिस मिलना चाहिए। ये है इसकी सिंपल सी बात। तो ये सारे के सारे जो हो गए हमारे, ये जो हमने अब तक डिस्कस कर लिया है, वो थे हमारे सारे के सारे इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेस। आगे हम इसके अदर पार्ट्स को लेकर आएंगे, तब तक ये हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नीचे हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है और अदर लिंक्स भी दे रखे हैं, आप उनको ज्वाइन करिए और वहाँ भी अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।